जी, प्रेजेंटेशन विजिबल है सबको? जी सर। ठीक है जी। अब मैं इसको बिल्कुल एक ज़ीरो लेवल से इस टॉपिक को लेके चलूँगा। एक डेफिनेशन से लेकर यानी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने तक। तो डेफिनेशन यानी इसकी बिल्कुल बेस है कि क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट का तरीकाकार क्या है और सब चीज़ें। और एक स्टेप बाय स्टेप हम इसको एक इश्यू के तौर पे फिर देखेंगे। सबसे पहले बिल्कुल हम आप आपने अगर इसके ऊपर आपका 0% नॉलेज भी है ना, या 5% है या 10% है, या जस्ट आपने आज तक न्यूज़ में सुना है कि जी क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मसला है, आपकी अगर इस लेवल की भी बिल्कुल माइनर लेवल की अंडरस्टैंडिंग भी है ना, तो भी अगर आप ये लेक्चर सही से देखेंगे तो आई बिलीव कि आपका एक अच्छा इस इशू के ऊपर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। और ऑब्वियसली वो अंडरस्टैंडिंग आपको फ़ायदा तब देगी जब इसको समझने के बाद आप इसके लिए फर्दर जो एक रेलिवेंट मटेरियल है, डाटा है, उसको स्टडी करेंगे तो फिर आपका जो नॉलेज है वो मैच्योर हो जाएगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव में। तो लेक्चर से हमेशा ये होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बिल्ड होती है, फिर आप उसको कंप्लीट करते हैं अपने रीडिंग के साथ। एक पेपर के एस्पेक्ट में आपका डाटा और आपका नॉलेज और आपकी अंडरस्टैंडिंग 100% क्लियर तभी होती है जब आप इसकी रीडिंग भी करेंगे। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़ीरो भी है अभी, डोंट यू वरी, लेक्चर अच्छे से देखें, इंशाल्लाह आपको ज़ीरो से लेकर जो है इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी अगर आप अटेंटिव होकर इस लेक्चर को देखते हैं तो। बिल्कुल मैंने ग्राउंड लेवल से इसको स्टार्ट की है, बेसिक से, कि कोई ऐसा स्टूडेंट जो बिल्कुल ब्लैंक है, नहीं जानता व्हाट इज़ अ क्लाइमेट चेंज और ये मसला इतना बड़ा क्यों है, तो वो भी इसको अच्छे से समझ सके। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर ऑफ टुडे। हमेशा की तरह एक एजेंडा मैं आपके सामने रखने लगा हूँ कि हम आज क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपके बताऊंगा कि व्हाट इज़ द क्लाइमेट और एक अर्थ का क्लाइमेट सिस्टम क्या है। ठीक है। फिर हम क्लाइमेट चेंज को एक एक टर्मिनोलॉजी है ग्लोबल वार्मिंग की, दूसरी टर्मिनोलॉजी है क्लाइमेट चेंज की। तो हम इसको भी देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है। ये बेसिक डिफरेंस हमने देख लिया, डेफिनेशंस देख ली, तो फिर हम चले जाएंगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है, कंसेप्ट क्या है, क्लाइमेट चेंज इटसेल्फ है क्या, ये एज एन इशू क्या है। ठीक है। तो हम जब इसकी ये एक इंट्रोडक्शन देखें तो फिर उसके फौरी बाद हम ओजोन लेयर का एक सुनते हैं कि जिसमें डिप्लेशन हो रही है, ओजोन लेयर हो को चीज़ होती है, तो उसको भी हम बिल्कुल देखेंगे कि ओजोन लेयर क्या है, उसमें डिप्लेशन क्या है, और फिर उसका क्लाइमेट चेंज पे क्या उसका रोल है। फिर जब यहाँ तक हमारा एक नॉलेज बिल्ड हो जाएगा, हम क्लाइमेट को एज एन क्लाइमेट चेंज को एज एन इशू समझ पाए जाएंगे, तो फिर हम देखेंगे कि इसकी काजेज क्या है, व्हाट आर द मेजर काजेज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज। और फिर काजेज को देखने के बाद हम इस चीज़ पे जाएंगे कि मेजर कंट्रीब्यूटर्स कौन हैं, और जो क्लाइमेट चेंज हो रही है इसके पीछे मेजर रीजंस क्या हैं, कौन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है क्लाइमेट चेंज में और इसको एज एन इशू इमर्ज करने में। फिर जब हमने ये भी देख लिया कि इसकी ये काजेज हैं, इसके ये कंट्रीब्यूटर्स हैं और ये क्लाइमेट चेंज है, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, पूरी दुनिया में इस वक्त क्या इम्पैक्ट्स और इफ़ेक्ट्स हैं, और मल्टीपल डोमेन्स में इसके हम इफ़ेक्ट्स को देखेंगे। अच्छा, हमने फिर इसकी काज को भी देख लिया, इफेक्ट्स को भी देख लिया, तो उसके बाद हम इसकी इनिशिएटिव्स और मेजर्स जो इस दुनिया ने, जो जो डेवलप कंट्रीज ने या डेवलपिंग कंट्रीज ने लिए हैं, और जो कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस बिल्ड हुई हैं, जो सीरियस कंसर्न्स शो किए गए हैं, तो वो क्या हैं इस इशू को काउंटर करने के लिए, इस मसले के हल के लिए और इसके सोल्यूशन के लिए। और उसके अंदर फर्दर तीन यानी इनिशिएटिव्स हैं, यूएनएफसीसी है, पेरिस एग्रीमेंट है सबसे इंपॉर्टेंट, और कॉप का एक, व्हाट इज द कॉप, हम अक्सर सुनते हैं कॉप 27, 28, और अभी 29 आगे होने जा रही है, तो ये क्या है। फिर लास्ट चूंकि सेशन हुआ था कॉप 28 का, तो हम उसको भी देखेंगे कि उसमें क्या, उसका क्या आउटकम निकला, एक दुनिया बैठी वहां पे, उन्होंने क्या तय किया और इस मसले को इस वक्त नोयत किया और दुनिया का कंसर्न इस पे क्या है। लास्टली हम इन सब चीज़ों को कंक्लूड करेंगे और इसको एज एन इशू इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, और पेपर के एस्पेक्ट में इसको फिर हम डिस्कस करेंगे। ये इसका एक, आप कह सकते हैं कि 70% इस थीम के अंदर सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। 30% पोर्शन जो मैं कह रहा हूँ कि रह रहा है, वो क्या है कि फिर हम इस इशू को पाकिस्तान के एस्पेक्ट में देखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान अफेयर के अंदर भी, करंट अफेयर के अंदर भी ये इस थीम से पाकिस्तान से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। और ठीक है, और इवन ऐसे के अंदर भी पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में ही इस मसले को, इस इशू को पूछा जा सकता है, और पिछले पास्ट फ्यू इयर्स में
करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और ऐसे के अंदर कहीं ना कहीं इस इशू को लाजमी पूछा गया है। और ऑब्वियसली एग्ज़ाम के अंदर सवाल किसी भी डोमेन से आ जाएगा, लेकिन ओवरऑल आपके पास अगर नॉलेज है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन को उस पर्सपेक्टिव में अच्छे से लिख सकते हैं, अगर आपकी अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस हो। So, let's start the session. Let's start the lecture. What is the climate and what is the Earth's climate system? Climate is the general weather over a long period. This can include rainfall, temperature, snow or any other weather conditions. अच्छा, जो चीज़ें कुछ यानी मुश्किल होंगी, टिपिकल होंगी, मैं उनको उर्दू में बार बार बहुत अच्छा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अगर कोई बहुत सिंपल सी लाइंस हैं जैसी जेनेरिक चीज़ें, तो मैं इसकी फिर इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, ताकि हम फोकस्ड रहें जो मुश्किल चीज़ें हैं उन पे। अच्छा जी, एक है क्लाइमेट ओवरऑल, एक कंसेप्ट, एक वेदर का लॉन्ग पीरियड का पैटर्न। ठीक है जी, कि रेनफॉल का पैटर्न क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है किसी रीजन के अंदर या डिक्रीज हो रहा है, बर्फबारी होगी या नहीं होगी, वेदर की क्या कंडीशन रहेगी। तो ये ओवर द लॉन्ग पीरियड, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट क्या चीज़ है, एक जनरल वेदर है ओवर द लॉन्ग पीरियड। ठीक है, लाइक फॉर अ डेकेड, 10 ईयर्स की परसेप्शन आप कह सकते हैं, 20 ईयर्स की ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। क्लाइमेट की जो तब्दी एक क्लाइमेट ये चीज़ है। ठीक है जी, और अर्थ का क्लाइमेट सिस्टम क्या है। अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम में मैंने एक जनरल साइंस एंड एबिलिटी में ये चीज़ समझाई थी, शायद यूट्यूब पे आप देख पाएँ इसको। अ, तो वहाँ पे ये सारी इसके जितने भी आप कह सकते हैं ना कि अर्थ का यानी जितने उसकी लेयर्स हैं, वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। तो अगर आप वहाँ से देख लेंगे तो ये चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी, मैं उसको भी रिपीट नहीं करता। The Earth's climate system has many components. It includes everything that can affect the weather, such as the atmosphere, clouds, oceans, and the land surface and the vegetation. Ice also affects our climate through glaciers, sea ice, or ice sheets on land. Volcanic eruptions have an impact too by altering our atmosphere. Human activity on a large scale can also affect the climate, including local weather patterns. तो अर्थ का जो क्लाइमेट सिस्टम है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मल्टीपल चीज़ों पे डिपेंड करता है वो। ओशन पे डिपेंड करता है, लैंड सर्फेसिस पे डिपेंड करता है, जो आप कह सकते हैं कि एयर का एक डायरेक्शंस हैं उस पे डिपेंड करता है। इसके अलावा जो ग्लेशियर्स के पिघलने की जो एक एक सिस्टम है, ग्लेशियर मेल्टिंग का जो प्रोसेस है, वो उस पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा यानी ऑब्वियसली अब हमारी जो मैं आगे जो चीज़ें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, क्लाइमेट चेंज एज एन इशू, तो उसमें फिर आप देखेंगे कि हमारा अर्थ का क्लाइमेट सिस्टम कैसे हमारी एक्शंस के, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ऊपर भी कैसे जो है वो डिपेंड करता है। तो फर्स्टली क्लाइमेट क्या है, एक जनरल वेदर ओवर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है जी। और फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट, बड़ी बेसिक चीज़ है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट इज द टाइम स्केल। यानी मैंने आपको पहले बताई कि द वेदर ओवर द लॉन्ग पीरियड, तो जो लॉन्ग पीरियड है ना, जिसमें 10 साल, 15 साल, 20 साल, डेकेड्स की बात हो रही है, क्लाइमेट के बिहेवियर की बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, किसी रीजन के अंदर बदलते वहाँ के टेम्परेचर की बात हो रही है। तो जब वास्ट डोमेन के अंदर लॉन्ग पीरियड के अंदर एक वेदर पैटर्न की बात हो रही है, तो वो क्लाइमेट कहलाएगी। जबकि वेदर जो है वो स्पेसिफिक रहता है आवर हावर्स और डेज के ऊपर। Climate, however, refers to the average of all weather that takes place over a much longer period, usually years or decades. अच्छा, फिर हम बात करते हैं, दो चीज़ें आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, कि एक कंसेप्ट अक्सर पूछा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग का, और उस पर बात की जाती है, और दूसरा है क्लाइमेट चेंज का। तो इन दो चीज़ों में क्या डिफरेंस है, इन दो चीज़ों में क्या डिफरेंस है वो इस पिक्चर से आपको नज़र आ सकता है, कि ये एक वार्मर आपको नज़र आ रहा है और ये एक आपको एक जो सिंपल अर्थ का व्यू नज़र आ रहा है। तो ये इस तरह का जो ग्लोइंग है ये क्या है, इसको ये क्या इंडिकेशन है, ये कि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज्ड है। तो इसको कह सकते हैं कि हमारा जो अर्थ सिस्टम है यहाँ पे वार्म है, ग्लोब जो है वो वार्म है यहाँ पे। ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म वार्मिंग ऑफ द प्लेनेट। तो ग्लोबल वार्मिंग स्पेसिफिकली अर्थ की, प्लेनेट की वार्मिंग से मुतल्लिक है। इट रिलेट्स टू द वार्मिंग ऑफ द प्लेनेट। Global temperature shows a well documented rise since the early 20th century in most
Notably, since the late 1970s, worldwide since 1880s, the average surface। तो ग्लोबल वार्मिंग सिंपली अर्थ का जो एक दर्जा हरारत इंक्रीज हो रहा है, अर्थ वार्म हो रही है, प्लेनेट वार्म हो रहा है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग से ये मुराद है स्पेसिफिकली। और क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज इनकम्पासेस ग्लोबल वार्मिंग बट रेफर्स टू द ब्रॉडर रेंज ऑफ चेंजेस दैट आर हैपनिंग टू अवर प्लेनेट। अच्छा, यहाँ पे इट्स वेरी सिंपल, अगर आप समझ जाएं कि ग्लोबल वार्मिंग सिंपली एक अर्थ के इंक्रीजिंग टेम्परेचर को कहते हैं, और क्लाइमेट चेंज ब्रॉडर एस्पेक्ट में पूरी अर्थ के टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन को कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग महदूद है सिर्फ अर्थ का जो एक टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इससे क्लाइमेट चेंज एक वास्ट डोमेन है जिसमें किस रीजन की हम मेजर कर रहे हैं कि वहाँ पे जो उसके कोस्टल लैंड्स हैं वो श्रिंक हो रही हैं, ओशन लेवल बढ़ रहा है, कहीं पे जो है स्नो मेल्ट हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, कहीं पे जनाब आपका जो है कहत साली हो रही है, ड्रॉट्स आ रहे हैं, कहीं पे फ्लड्स आ रहे हैं। और उसके जो इम्पैक्ट्स हैं ओवरऑल पूरी दुनिया के ऊपर, वो पूरी डोमेन के किसके अंडर आ जाती है? क्लाइमेट चेंज के अंदर आ जाती है। तो आप कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक वास्ट इसकी एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, और ग्लोबल वार्मिंग इटसेल्फ उसके क्लाइमेट चेंज का एक पार्ट है कि जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है। तो इट्स वेरी सिंपल। आमतौर पे इस तरह की, यानी आपको तो नहीं सवाल पूछे जाएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये बेसिकली चीज़ें हैं क्या। अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं उस टॉपिक पे जिस पे हम बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द क्लाइमेट चेंज स्पेसिफिकली। Climate change can be natural process where temperature, rainfall, wind, where temperature, rainfall, wind, and other elements vary over decades or more. In million of years, our world has been warmer and colder than it is now. But today, we are experiencing rapid warming from human activities, primarily due to burning fossil fuels that generate ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी एक जो अर्थ है ना, जो जो हमारी दुनिया है, ये आज के दिन वार्मर है। जबकि हम पास्ट में चले जाएं तो इसका टेम्परेचर जो है वो बहुत डिफरेंट था। तो विद टाइम, विद डेकेड्स, जो आप कह सकते हैं कि जो आज की तारीख में टेम्परेचर है शायद ये दुनिया का कभी भी नहीं था। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये जो क्लाइमेट के अंदर चेंज आया है, ये एक इशू है। और ये क्लाइमेट चेंज कोई नेचुरली नहीं आया। नेचुरल रीजंस भी इसमें ऑब्वियसली किसी हद तक हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रोल जो पास्ट सेंचुरी गुजरी उसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज का है। कि उसने, उन ह्यूमन एक्टिविटीज ने अर्थ के टेम्परेचर को वार्म किया, इस टेम्परेचर को राइज दिया, और उस टेम्परेचर के राइज ने क्लाइमेट पे इफेक्ट किया। और दुनिया का जो एक सेट पैटर्न था क्लाइमेट चेंज होने का, मौसमों के बदलने का, बारिशों के होने का, ठीक है, और जो एक पूरा विंड्स का पैटर्न था वो डिस्टर्ब हो गया। और वो डिस्टर्ब होने से अनयूजुअल पैटर्न्स आ गए, बेमौसमी बारिशें आ गई, और फ्लड्स आ गए। और वो ऐसे आए कि जिसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स आना शुरू हो गए, और एक क्लाइमेट जो एक अननेचुरल वे में चेंज हुआ ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, उसने बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा कर दिए। तो ये है इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या थी वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे भी चूंकि ये मेंशन है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी थी कि उन्होंने बर्न किया किसको? फॉसल फ्यूल्स को। और उन फॉसल फ्यूल्स ने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को जो जो जाके जो है वो टारगेट किया। और वो जो एमिशंस थी उसकी वजह से ये सारे मसले मसाइल हुए। ये चीज़ें मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा इंट्रोडक्शन में, मैं इसको मजीद प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहता। जो ग्रीन हाउस गैस गैस इमिशंस हैं वो क्या हैं, आप एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लें कि एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशंस दैट आर कॉजिंग क्लाइमेट चेंज इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। ठीक है। तो जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ, वो किस वजह से था? ग्रीन हाउस गैस इमिशंस की वजह से था। अब ग्रीन हाउस गैस इमिशंस क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का अखराज है, इनकी इमिशन है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन कहाँ से जनरेट होती हैं? बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स सच एज गैसोलीन, क्लियरिंग लैंड्स एंड फॉरेस्ट लैंडफिल्स फॉर गार्बेज और अनदर सोर्स। एनर्जी सेक्टर है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, और वेस्ट डिस्पोजल भी एक मेजर रीजन है इस कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की
प्रोडक्शन के, जो कि अर्थ सिस्टम को डिस्टर्ब कर रही हैं। ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशंस आर एट देयर हाईएस्ट लेवल इन 2 million years and continue to rise. As a result, the Earth is about 1.1 degree centigrade warmer than it was in 1800s. The last decade was the warmest on record. तो इन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है उसकी इमिशंस में इजाफा, और उसकी वजह से क्या हुआ? उसने इम्पेक्ट किया हमारे पूरे नेचुरल सिस्टम को। और फिर हमारा ओवरऑल अर्थ का जो है टेम्परेचर इंक्रीज हुआ पास्ट की निस्बत। और फिर उस टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से जो है एक पूरे ग्लोबल सिस्टम में चेंज आया, जो कुदरत का था, नेचुरल था। और उस एक चेंज आने की वजह से क्या हुआ? हमारी अर्थ का जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, जो कि इस वक्त लास्ट डेकेड जैसे है कि वो कहा जाता है कि वो सबसे वार्मेस्ट था ह्यूमन हिस्ट्री का। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो ये इमिशंस हैं, हमने बात की ग्रीन हाउस इमिशंस की, कार्बन डाइऑक्साइड की, मीथेन की, तो ये कैसे जाके जो है इम्पेक्ट करती हैं एक ग्लोबल सिस्टम को, नेचुरल सिस्टम को। तो पहले अब देख लेते हैं व्हाट इज द ओजोन लेयर। The ozone layer is the region in the Earth's stratosphere. आई थिंक आपकी जीएसए में ये चीज़ क्लियर होगी, लेकिन फिर भी चले मैं आपको रिपीट कर सकता हूँ, कर देता हूँ आप, ताकि आपका यहाँ पे भी जो है वो लिंक हो जाए ये चीज़। The ozone layer is a region in the Earth's stratosphere that contains high concentrations of ozone and protects the Earth from the harmful ultraviolet radiations of the sun. और अब जो दूसरा मसला क्या है, ये तो एक बेसिक चीज़ है, ओजोन लेयर है, हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जो सूरज से आती हैं, और वो हमारे अर्थ की प्रोटेक्टर है। अब मसला यहाँ पे है ओजोन लेयर की डिप्लेशन का। Ozone layer depletion is the gradual thinning of the Earth's ozone layer in the upper atmosphere caused due to the release of chemical compounds containing gaseous bromine or chlorine from industries or other human activities। तो ये है मसला कि जो मैंने बात की, ग्रीन हाउस एमिशंस की प्रोडक्शन हुई। उन वो एमिशंस क्या थी? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन थी। वो हुई ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। और उन्होंने जाके किसको डैमेज किया है जी? ओजोन लेयर को। और उसकी वजह से क्या हुआ है कि वो अल्ट्रावायलेट रेज जो कि सन से हमारी अर्थ पे आती थी, वो प्रोटेक्ट हो जाती थी ओजोन लेयर की वजह से। लेकिन चूंकि इन एमिशंस ने जाके उस लेयर को ही डैमेज किया है, तो उस वजह से जो सन की वो जो अल्ट्रावायलेट एक रेडिएशंस हैं वो अब पहुंचती हैं ज़मीन पे। तो उस वजह से एक अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है और ये क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है। तो मसला जाके यहाँ पे होता है ओजोन लेयर डिप्लेशन में। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं, हमने इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और डेफिनेशन देख ली, इस मसले को समझ लिया कि ये मसला क्या है। अब हम मेनली इसकी सर काजिज। जी जी। सर अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर सर ओजोन लेयर जो है इसका फायदे भी है, ओजोन लेयर के नुकसानात भी है। फायदे का तो हमें पता है कि अल्ट्रावायलेट से हमें प्रोटेक्ट करती है। उसके आप नुकसानात अगर क्या है ऐसा थोड़ा? करें, एक चैट में मैसेज भेज दें, मैं बाद में इस आपके सवाल को देखूंगा, क्योंकि फिर। ओके सर। ठीक है। अच्छा, हम अब बात करते हैं, हमने इनिशियली बातें कर ली क्लाइमेट चेंज पे, ग्लोबल वार्मिंग पे, और जनरल वे में इसको देख लिया, ओजोन लेयर को देख लिया, ओजोन लेयर डिप्लेशन को देख लिया। अब हम काजेज पे आ रहे हैं कि इस क्लाइमेट चेंज की ओवरऑल काजेज क्या है। अगेन ये चीज़ रिपीट हो रही है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ और काज एज फॉसिल फ्यूल्स, ट्री कट डाउन जो हो रहा है, बर्निंग हो रही है, CO2 रिलीज हो रहा है, फैक्ट्रीज हैं, ग्लोबल पॉपुलेशन बढ़ रही है, और उसके सारी यूटिलाइजेशन है फॉसिल फ्यूल्स की। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ मोर देन 3 times फ्रॉम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो सबसे मेजर रीज़न है इस क्लाइमेट चेंज की। और अब सारी वो एक्टिविटीज़ मैं बताने जा रहा हूँ जो इस क्लाइमेट चेंज की रीजंस हैं, काजेज हैं। अच्छा, जनरेटिंग पावर, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स causes a large chunk of global emissions। तो जो एक फॉसिल फ्यूल्स की जो बर्निंग है वो सबसे एक मेजर रीज़न है
क्लाइमेट चेंज का। मोस्ट इलेक्ट्रिसिटी इज स्टिल जनरेटेड बाय बर्निंग कोल, ऑयल और गैस विच प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। और यानी जो अभी भी जितनी एक इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन हो रही है, पावर जनरेशन हो रही है, तो अब उसके रिसोर्सेज को अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रेशियो जो है वो कोल की बर्निंग से जो है प्रोडक्शन होती है, ऑयल की जो है वो कंजम्पशन से जो है इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होती है, और गैस ऑब्वियसली यूज़ होती है। तो ये तमाम क्या चीज़ें हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की प्रोडक्शन का बायस बनती हैं, जो अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज की एक मेजर रीज़न है। ग्लोबली अ बिट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम विंड, सोलर एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज which as opposed to fossil fuels emit little to no greenhouse gases or pollutants into the air। तो रिन्यूएबल जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं स्टिल वो बहुत कम है, और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, या फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अगले रीज़न की तरफ, वो है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री प्रोड्यूस एमिशंस। ठीक है जी। जो इंडस्ट्री है ना, वो बहुत बड़ी रीज़न है इस क्लाइमेट चेंज की, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक उनका शेयर है इन एमिशन की प्रोडक्शन में। मोस्टली फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फॉर मेकिंग थिंग्स लाइक सीमेंट, आयरन, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, क्लॉथ। तो जितनी भी इस तरह की गुड्स प्रोड्यूस होती हैं उसके लिए ऑब्वियसली अगेन जो है वो एनर्जी सोर्सेज यूज़ होते हैं, और वो फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्म में। और ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होती है फॉसिल फ्यूल्स की। तो अगेन एक तो है ना, ट्रांसपोर्टेशन के एस्पेक्ट में मैं आगे बताऊंगा। तो जो सबसे बड़ा रीज़न है वो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग का है। इसके अलावा जो बाकी मशीन यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस ऑफन रन ऑन coal, oil or gas, and some material like plastic are made from the chemical sourced from the fossil fuels। ठीक है जी। The manufacturing industry is one of the largest contributor to the greenhouse gas emissions worldwide। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन एक मेजर रीज़न है, मेजर काज है क्लाइमेट चेंज की। Cutting down forests to create farms or pastures or for other reasons causes emissions, since trees when they are cut release the carbon they have been storing। ठीक है जी। Each year approximately 12 million hectares of forest are destroyed। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि जो डिफॉरेस्टिंग है और कटिंग डाउन है फॉरेस्ट की, ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है क्लाइमेट चेंज की। ठीक है जी। सिंस फॉरेस्ट अब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड, डिस्ट्रॉइंग देम आल्सो लिमिट्स नेचर्स एबिलिटी टू कीप इमिशंस आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो अभी तक मैंने दो से तीन मेजर रीजंस आपको बता दिए हैं। अब हम देखते हैं जी यूजिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो अगेन ये चीज़ भी जाके रिलेट फॉसिल फ्यूल से ही होगी कि ह्यूमन की कंजप्शन कैसे है, कि वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार्स यूज़ करते हैं, बाइक्स यूज़ करते हैं, शिप्स यूज़ करते हैं, ट्रक्स यूज़ करते हैं, प्लेन्स यूज़ करते हैं। तो तमाम हर जगह पे फॉसिल फ्यूल की कंजप्शन हो रही है। तो फॉसिल फ्यूल की कंजप्शन एनर्जी प्रोडक्शन में भी आ रही है। फॉसिल फ्यूल की जो कंजप्शन है वो आपकी इंडस्ट्रीज में भी आ रही है। फॉसिल फ्यूल की कंजप्शन आपकी ट्रांसपोर्टेशन में भी आ रही है। फॉसिल फ्यूल की कंजप्शन आपकी डेली यूज़ में भी आ रही है, आपकी डोमेस्टिक यूज़ में भी आ रही है, गैस भी आपकी यूज़ हो रही है। तो ये तमाम वो जो रीजंस हैं जिसकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज जो है वो हो रहा है। ठीक है। और प्रोड्यूसिंग गुड्स यानी यहाँ पे भी वन ऑफ द मेजर रीज़न है क्लाइमेट चेंज की। तो इसकी आप मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा तो आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक पिक्चर आपके सामने है। और अब हम स्पेसिफिकली इसको, पहले तो हमने स्पेसिफिकली देखा एक आप कह सकते हैं कि जनरली। अब हम अ, आपको मेजर कंट्रीब्यूटर के तौर पे मैं बताने लगा हूँ कि आप तीन से चार चीज़ें याद रख लें, कि आपको पता हो कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन क्या है। और अगेन फॉसल फ्यूल इंडस्ट्री का है, और वो कुछ स्टैट्स आपके सामने हैं सिंस 1990s टिल 2020। दूसरा मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है? इंडस्ट्रियलाइज नेशन का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके सामने है कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं इस वक्त दुनिया के अंदर, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बहुत ज़्यादा होती है, वो इस क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी रीज़न है। ना कि आमतौर पे होता है ना कि दुनिया के अंदर आप देखें तो बहुत सारी
मसले ऐसे हैं कि जो कि डेवलपिंग कंट्रीज की वजह से हैं। लेकिन ये क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान तो डेवलपिंग कंट्रीज का हो रहा है, लेकिन उस इस मसले की सबसे बड़ी वजह डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ठीक है जी। तो जिन कंट्रीज का लार्ज पोर्शन है, जिनकी जीडीपी बहुत अच्छी है, जिनकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिनकी इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, वो सबसे बड़े रीज़न है इस मसले के। Countries where products derive from the businesses such as mining, gas, and manufacturing, these nations contribute more to the climate change than less industrialized nations. China and America, दो सुपर पावर्स हैं जी। ठीक है जी। और दी टू पावर हाउसेज इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन कैटेगरी। तो चाइना और अमेरिका सबसे बड़ी रीजन है इस इशू के, क्लाइमेट चेंज की। विच इज़ वाई चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स आर दी two top carbon dioxide emitters, producing 11.5 and 5 billion metric tons respectively. The US is the world's largest producer and consumer of oil, and the two nations together hold about 50% of the world's wealth. Out on top of this, the world's wealthiest 10% was responsible for half of the world's emission in the 2015। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं वो कितनी बड़ी कंट्रीब्यूटर हैं इस मसले की, इस इशू की। ये अगेन कुछ स्टैट्स आपके सामने हैं 1750 से लेकर 2021 के, कि कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने CO2 एमिशंस जो है वो सबसे ज़्यादा की है। और वो यानी सबसे ज़्यादा यानी रीज़न है इस इशू के इमरजेंस के। तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स का 24.8% कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल 100% में से। और उसके बाद चाइना है 14.7 के साथ, रशिया है। और फिर आप फर्दर इसको देखते जाते हैं तो आप इन तीन को भी अगर मिला लें तो इसकी यानी अच्छी खासी रेशो बनती है कि इस तरह की कंट्रीज यानी किस तरह एक इस मसले को बढ़ाने में, और इस मसले को जो जो मसला आज हमारे सामने है, जो एक सदी का, एक सेंचुरी का मसला है, अब एक सेंचुरी की एक प्रोग्रेस के नतीजे में ये मसला बन के सामने आया है। तो ये पिछले एक सेंचुरी के अंदर इन्हीं कंट्रीज की वजह से ये मसला जो है वो इमर्ज हुआ है, और इसके नतीजे में बहुत सारे मसाइल हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपने स्टैट्स 2021 तक हैं। अगर आप अपडेटेड भी कोई याद रखते हैं या ये भी याद रखते हैं तो एज अ रेफरेंस आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। और ऑब्वियसली ये रेशो को बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं है, कुछ परसेंट का ही इसमें जो है फ्लक्चुएशन हो गया अगर आप इसको 2023 या 2024 तक देखेंगे तो। अच्छा जी। डिफॉरेस्टेशन की मैंने पहले बात की थी। तो ये यानी फॉरेस्ट कवर अराउंड 31% ऑफ द वर्ल्ड एंड होल्ड मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड टेरेस्ट्रियल species. However, humans are decreasing the amount of the forested land and consequently biodiversity housed there. As agriculture industries as agriculture industrializes around the world, populations are actually moving out of the rural lifestyles. By 2022, as much as 55% of world's population have moved into cities and urban areas। तो urban areas यानी और सिटीज़ में आए हैं, तो सिटीज़ एक्सपेंड हो रहे हैं, और ऑब्वियसली डिफॉरेस्टिंग की एक मेजर रीज़न जो है सिटीज़ की एक्सपेंशन भी है। एज सिटीज़ have grown in population, economic development, energy utilization, they further stimulate green house emissions। और यानी एक ये जो एक पूरा अर्बनाइजेशन हो रही है, और जो डिफॉरेस्ट्रेशन है, और जो एक लैंडस्केप का चेंज है, ये एक मेजर कंट्रीब्यूटर है किसके लिए, एक क्लाइमेट चेंज के लिए। अब हम देखते हैं एक और वन ऑफ द मेजर रीजन जो क्लाइमेट चेंज की है वो क्या है, वेस्ट। ठीक है जी। अराउंड द वर्ल्ड, ये स्टैट्स आपने याद रखने हैं, कुछ फिगर्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। अबाउट 30% ऑफ द एक सेकेंड।
अच्छा जी, अराउंड दी वर्ल्ड अबाउट 30% ऑफ टोटल फूड प्रोडक्शन इज वेस्टेड इधर बिफोर और आफ्टर इट रीच टू इट्स कंज्यूमर्स। जो हमारा इन फूड 30% जो है पूरी दुनिया के अंदर वो वेस्ट हो जाता है एक कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले या उसके बाद। अराउंड 2 बिलियन टन्स ऑफ द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज जनरल ग्लोबली एवरी ईयर। अच्छा, एक और एक इंटरेस्टिंग और अनफॉर्चुनेट आपको बात बताऊं कि अगर हम पूरी दुनिया के अंदर वेस्ट को एज अ आप कह सकते हैं कि रीज़न अगर कंक्लूड करें कि वेस्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है इस क्लाइमेट चेंज के अंदर, तो पूरी दुनिया के स्टेट्स अगर मिला लिए जाएं और उसको एक यूएसए और चाइना की तरह अगर हम कंसीडर कर लें कि ये कंट्री है, तो वो टोटल रेशो जो है ना वो चाइना और अमेरिका के बाद आएगी। कि अगर ये कंट्री होता और उसके अंदर ये इतना ज़्यादा वेस्ट वेस्ट को हम कंसीडर कर लें कि ये कंट्री है, तो इतनी ज़्यादा वेस्ट यानी रीज़न है इस क्लाइमेट चेंज की कि वो चाइना और अमेरिका के बाद एक मेजर कंट्रीब्यूटर है इस क्लाइमेट चेंज का। ठीक है, ये चीज़ मैंने आगे भी शायद ऐड की, तो आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और अनफॉर्चुनेट चीज़ भी है कि वेस्ट कितना बड़ा रीज़न है इस क्लाइमेट चेंज का। फूड वेस्ट alone contributes to 8% of global greenhouse emissions। ठीक है जी। दिस इज बिकॉज ऑफ एज फूड begins to rot in anaerobic environments, it too, like the humble cow, produces methane, a greenhouse gas stronger than carbon dioxide। ठीक है जी। इनफैक्ट इफ फूड वेस्ट, वही बात जो मैंने आपको बता दी, फूड वेस्ट वर इट्स ऑन कंट्री इट वुड बी द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इमिटर बिहाइंड चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। The vast amount of solid waste like plastic, rubber, metal produced by the global population also comes at a at price, and the current waste management protocols rely heavily। ठीक है जी। तो ये यहाँ से आप इसको मजीद यानी पढ़ लीजिएगा और ये इस अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर लेंगे कि कैसे वेस्ट जो है एक मेजर रीज़न है। ऑब्वियसली जब इस वेस्ट को बर्न किया जाता है तो वो भी कंट्रीब्यूट करता है अच्छा खासा जो है क्लाइमेट चेंज के अंदर और जो ग्लोबल एमिशंस हैं उसके अंदर। और अगेन सॉलिड वेस्ट इज़ नॉट, यानी ये चीज़ भी आप यहाँ पे स्टैट्स देख लें और इनको भी याद रख लें। अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली काजिज। आई बिलीव कि आपको समझ आ गई होंगी यहाँ तक। अगर किसी को मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए सर। अच्छा, अब काजिज हमने देख ली और कुछ चीज़ें रिपीट हुई और अ, यानी वो रिपीटेशन इसी वजह से ऑब्वियसली कि उसको आप मल्टीपल डोमेन्स में इन मसलों को समझें कि ये रीजंस हैं और ये काजेज हैं। और अल्टीमेटली अगर आपका जब इस पे नॉलेज बिल्ड हो जाएगा तो आप जाके फॉसिल फ्यूल पे ही रुकेंगे और यूएसए चाइना पे जाके रुकेंगे। और इस मसले को समरी के अंदर भी आप एक समराइज भी कर सकेंगे कि पैराग्राफ के अंदर, और इसको फिर आप एक्सपेंड भी कर सकेंगे अगर आपका इस पे नॉलेज बिल्ड होगा। तो अब हम इसको इफेक्ट्स देखते हैं, रीजंस हमने देख ली, इम्पैक्ट्स देख लेते हैं कि क्या इस क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स हैं इस दुनिया के ऊपर हैं। सबसे पहली बात अगेन वही है कि हमारा ग्लोबल सरफेस जो है टेम्परेचर वो इंक्रीज हो रहा है। और ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि दी लास्ट डेकेड 2011 टू 2020 इज द वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड सिंस द 1980s। ईच डेकेड 1980 से लेकर हर आने वाला डेकेड जो है पिछले से ज़्यादा जो है वो हॉटर था, वार्मर था। हाई टेम्परेचर इंक्रीज heat related illness and make working outdoors more difficult. Wildfires start more easily and spread more rapidly when conditions are hotter। तो hotter टेम्परेचर एक मेजर रीज़न है इस क्लाइमेट चेंज का। और इस हॉटर टेम्परेचर की वजह से जो वाइल्ड फायर्स हैं अक्सर सुनने में आती हैं पाकिस्तान के अंदर भी, नॉर्दर्न एरियाज के अंदर भी, वर्ल्ड वाइड भी, तो उसका भी एक मेजर रीज़न जो है वो क्लाइमेट चेंज है और एक ग्लोब का बढ़ता हुआ टेम्परेचर है। मोर स्फीयर स्टॉर्म्स जो हैं उसकी वजह भी यही क्लाइमेट चेंज है। कि अगर आप इवन पाकिस्तान के एस्पेक्ट में भी देखें तो जो फ्लड्स आते हैं, जो जो अनयूजुअल वेदर का पैटर्न्स हैं, तो उसकी रीज़न भी यही क्लाइमेट चेंज है। Destructive storms have become more intense and more frequent in many regions as temperature rise, more moisture evaporates, which exacerbates extreme rainfall।
and flooding, causing more destructive storms। ठीक है जी। साइक्लोन्स हैं, आपके टाइफॉन्स हैं, आपके जो है वो कह सकते हैं कि जी ओशन सरफेसेस के अंदर जो आपके कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे भी जो जितने भी स्टॉर्म्स आते हैं उसकी उसके बिहाइंड जो रीज़न है वो ये क्लाइमेट चेंज है। इसी वजह से इस क्लाइमेट चेंज की एक और बड़ा मसला ये है कि इसने जो कहत है जिसको हम ड्रॉट कहते हैं उसमें भी इजाफा कर दिया है। क्लाइमेट चेंज इज चेंजिंग वाटर अवेलेबिलिटी। तो आपने पाकिस्तान के अंदर भी ऑब्जर्व किया होगा और आपने वर्ल्ड वाइड भी चेक किया होगा कि वेदर पैटर्न बदले हैं, बारिशों का रेनफॉल का सिस्टम बदला है। तो अक्सर हमारे आपने सुना होगा कि हमारे बड़े भी कहते हैं कि जी बेवक्त की बारिशें हो रही हैं। तो ये और अक्सर ये भी कहा जाता है कि जी ऐसी गर्मी पहले कभी नहीं पड़ी। मैं एक बड़ी लाइटर नोट पे ये बात बता रहा हूँ। तो आप अगर उसकी डीपली उसको ऑब्जर्व करेंगे ना इन स्टेटमेंट्स को, बड़ी जेनेरिक है, लेकिन ऑब्जर्व करें तो उसके पीछे पूरा एक मसला है। और वो मसला ये है कि जब वो कहते हैं कि जी बेवक्त की बारिशें हो रही हैं, तो ये बेवक्त की बारिशें क्यों हैं? इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से हैं। ठीक है जी। और इस ये बेवक्त की बारिशें अनयूजुअल वेदर पैटर्न्स जो है उसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर की जो रिसोर्सेज हैं, रिजर्वायर्स हैं, वो जो है चेंज हो रहे हैं। और उस वजह से वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो कई रीजन्स में कम हो रही है और कहीं पे बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से फ्लड्स आ जाते हैं। तो जो इंक्रीज ड्रॉट्स हैं वो भी वन ऑफ द मेजर रीजन है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट रीजन क्या है, नेक्स्ट इफेक्ट क्या है। वार्मिंग एंड राइजिंग ओशन, बहुत बड़ा मसला ये भी क्लाइमेट चेंज की वजह से है। The ocean soaks up most of the heat from global warming. The rate at which the ocean is warming strongly increased over the past 2 decades across all depth of the oceans. As the ocean warms, its volume increases since water expands as it gets warmer. Melting ice sheets also cause sea level to rise, थ्रेटनिंग कोस्टल इन island communities। अच्छा, यहाँ पे इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, तो ये है कि जो ओशन लेवल है ना वो इंक्रीज हो रहा है। ओशन लेवल क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि आपको पहले बताया कि जो वर्ल्ड का जो ग्लोब का टेम्परेचर है वो जो है बढ़ रहा है। अब जब वो ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, और ओवरऑल जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर की जो एक्सपेंशन है, जब वो वार्म होता है तो उसकी वो एक्सपेंशन ज़्यादा होती है। तो उस एक्सपेंशन की वजह से सी लेवल आप जा रहे हैं, और सी लेवल अप होने की वजह से जो ओशन वाले जितने भी जो लैंडस्केप्स हैं, जो जैसे कोस्टल एरियाज हैं, वहाँ पे क्या होता है कि उनका ओशन लेवल इंक्रीज होने की वजह से वहाँ पे फ्लड्स आ जाते हैं। और उन फ्लड्स के पोटेंशियल की वजह से वहाँ पे जितनी भी कम्युनिटीज होती हैं उनको माइग्रेट करना पड़ता है ऐसे रीजन्स के अंदर के जहाँ पे इस तरह का मसला कम से कम हो। कुछ स्टेट्स अगर आप ये भी देखेंगे कि ओशन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से कौन से एरियाज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, तो आपको बहुत सारा ऐसा डाटा मिल जाएगा जहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि कहीं जो पूरे शहर के शहर हैं, सिटीज़ के सिटीज़ हैं, वहाँ पे ये अच्छा मौजूद है कि वहाँ पे सी लेवल इतना इंक्रीज हो जाएगा कि वहाँ पे जो जितनी कम्युनिटी है उनको माइग्रेट करके किसी सेफ एंड साउंड प्लेस पे मूव करना पड़ेगा। तो ये आप वन ऑफ द एक मेजर इफेक्ट देख सकते हैं कि वार्म और राइजिंग ओशन है। ठीक है जी। और लॉस ऑफ स्पीशीज, क्लाइमेट चेंज poses risk to the survival of species on the land and in the ocean। और these risks increase as temperature climb। ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 million species are at risk of becoming extinct within the next few decades। फॉरेस्ट फायर्स, ऑब्वियसली फॉरेस्ट फायर होती है तो कितनी ज़्यादा स्पेशीज वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती हैं, और जो है वो एक्सट्रीम वेदर, इन्वेसिव पेस्ट एंड diseases are among many threats related to climate change। Some species will be able to relocate and survive but other will not। तो अगर किसी एक रीजन के अंदर वाइल्ड फायर हो रही है, फॉरेस्ट के अंदर आग लगी है हॉटर टेम्परेचर होने की वजह से, या कहीं पे फ्लड आ गया है, तो
कितनी ऐसी स्पीशीज होंगी जो रिलोकेट कर रही होंगी? आई बिलीव कि बहुत कम ऐसी रेशियो होगी जो इस तरह के डिजास्टर के अंदर रिलोकेट करेगी। और बहुत ज़्यादा पोर्शन जो है, बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन जो है वो जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और वो यहाँ पे लॉस ऑफ स्पीशीज होगी। तो ये भी एक मेजर इम्पैक्ट है इस क्लाइमेट चेंज का। ठीक है जी। नॉट इन फूड, इसको आप अगर हमारा एक फूड क्राइसिस के ऊपर ऐसे का इंशाल्लाह एक लेक्चर होगा, तो उसमें इस चीज़ को मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा कि इस क्लाइमेट चेंज की वजह से फूड क्राइसिस भी आ सकते हैं। ठीक है जी। और जो एग्रीकल्चरल कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अगर अनयूजुअल पैटर्न्स होंगे बारिशों के, ड्रट्स के, रेनफॉल के और विंड्स के, तो फिर ऑब्वियसली वहाँ पे प्रोडक्शन मुतासर होगी। और जब प्रोडक्शन मुतासर होगी तो जो फूड चेन होती है पूरी ग्लोबल की, वो डिस्टर्ब होगी। तो उसकी वजह से भी वो तो वहाँ पे भी इस क्लाइमेट चेंज की वजह से फूड की मैनेजमेंट में, फूड की एक्सेसिबिलिटी में और फूड की प्रोडक्शन में इम्पेक्ट आएगा। और हमने एक और बात की थी पीछे के जो वेस्ट है वो एक मेजर रीज़न है क्लाइमेट चेंज का। तो जब वो वेस्ट ओशंस के अंदर, सीज के अंदर जो है, जो लाइव स्टॉक है, जो फिशरीज हैं, वहाँ पे भी इम्पेक्ट करता है। और ऑब्वियसली वो एक आप कह सकते हैं कि जो सी लाइफ है उसको भी डैमेज करता है। तो उसके इम्पैक्ट्स अल्टीमेटली जो है वो फूड की डोमेन में भी होते हैं। इसी तरह से हेल्थ रिस्क का इजाफा जो है वो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है। और जो एक क्लाइमेट इम्पैक्ट्स आर ऑलरेडी हार्मिंग हेल्थ through air pollution, disease, extreme weather events, forced displacement, pressures on mental health, and increased hunger and poor nutrition. Every year, environmental factors take the lives of around 13 million people. तो यहाँ पे इस क्लाइमेट चेंज के और इन्वायरमेंटल फैक्टर के इम्पैक्ट का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, और इफेक्ट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर साल 13 मिलियन पीपल जो है वो इस मसले की वजह से जो है वो मर जाते हैं। पॉवर्टी और डिस्प्लेसमेंट, ये कुछ स्टैट्स आपके सामने, तो आपने इनकी भी रीडिंग कर लेनी है। और यहाँ पे मैंने चीज़ें मेंशन की हैं कि फ्लड्स का इम्पैक्ट पॉवर्टी और डिस्प्लेसमेंट पे, हीट का भी, और जो रिफ्यूजीज होते हैं इन फ्लड्स की वजह से, इन नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, जिसकी अल्टीमेटली रीज़न क्लाइमेट चेंज है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा जी। हमने जेनेरिक वे में यहाँ पे अगेन सारी चीज़ें देख ली कि क्या क्या मसले हैं, क्या क्या इफेक्ट्स हैं, क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं। अब अगेन हम स्टैट्स पे आ जाते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज कौन से हैं, कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जिन पे इस मसले का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो एक कंट्री आपके सामने है जो कि इसकी आप अगेन मैं कहूँगा कि रीडिंग कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें बड़ी जेनेरिक हैं, आसान है, आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको समझ आएगी। चैड है, उसके बाद सेंट्रल अफ्रीकन अफ्रीकन रिपब्लिक है। यानी यहाँ पे आप देखें कि चैड के अंदर ओवर द लास्ट 50 years इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स, ड्रॉट्स एंड ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैव caused 90% ऑफ लेक चैट द कंट्रीज लार्जेस्ट लेक टू डिसअपियर। ठीक है जी। जो पूरी वहाँ की लेक जो है वो डिसअपियर हो गई इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है। सम ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग क्लाइमेट इश्यूज ऑफ द चैडियंस सेंटर ऑन हंगर एंड हेल्थ केयर। एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज 80% of the country's workforce and accounts for more than 50% of the country's GDP। तो जब एक कंट्री के अंदर इतना मेजर क्लाइमेट का इम्पैक्ट आया है कि उसकी जो लेक्स हैं वो जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, तो जो एग्रीकल्चर बेस्ड इस तरह का कंट्री होगा तो उसका फिर इकॉनमी और उसकी जीडीपी पे भी ऑब्वियसली इम्पैक्ट आता है। इसी तरह से दूसरा कंट्री है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। और इसमें लश एंड ग्रीन्स एक सरफेसेस हैं, लेकिन यहाँ पे भी अगेन जो है वो इन्वायरमेंटल इश्यूज आ गए। और ये चूँकि आप देख सकते हैं कि इन द ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ द साउथ द कंट्रीज हैज also faced devastating floods in the recent years, including one of the capital of the Bengal in 2022 that destroyed over 2000 homes। तो यहाँ पे यानी फ्लड्स आए और ये कंट्री भी सबसे वल्नरेबल कंसिडर किया जाता है। इसके बाद कुछ और कंट्रीज आपके सामने हैं, प्रेजेंटेशन में शेयर करूंगा तो आप पढ़ लीजिएगा किसके क्या इम्पैक्ट्स हैं। यहाँ पे आप देखें कि जो एरिटेरिया है हैज़ सीन अ टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ
1.7 डिग्री सिंस 1980 60s। तो ये जो उनका एक जो टेम्परेचर लेवल है कितना, 1.7 डिग्री इंक्रीज हुआ है। और जिसकी वजह से क्या हुआ है, ड्रॉट्स का इजाफा हुआ है, सी लेवल बढ़ा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है और डिक्लाइन है फूड प्रोडक्शन के अंदर। इसी तरह से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, तो वहाँ पे भी वो भी एक मोस्ट इफेक्टेड कंट्री है इस मसले की वजह से। और आगे हम बढ़ते हैं, तो एक स्टैट्स आपके सामने हैं, वन टॉप 10 जो मोस्ट इफेक्टेड कंट्रीज हैं। तो उसमें पाकिस्तान का नंबर जो है वो 8th है। और ये वो सारे कंट्रीज हैं जो इस मसले की वजह से मोस्ट इफेक्टेड हैं। ठीक है। और ये यहाँ पे ये आप अगर पिक्चर देखें, ये यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये स्टैट्स हैं जी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के, और 2000 से लेकर 2019 तक के जो ये एक पूरी एक सर्वे है उसके नतीजे में है। और आप देख सकते हैं कि कैसे जो मोस्ट ग्रेडिंग इन्होंने की हुई है कि 1 to 10, 11 to 20। इससे मुराद ये है कि जो इस शेड में है ये लाई करते हैं इस रिस्क इंडेक्स के अंदर 1 to 10 के बीच। जब जो इस शेड के हैं ऑब्वियसली वो 11 to 20 हैं, और फिर आप आगे भी एक रेशो है। तो आप ये देखें कि ये पाकिस्तान आ गया और ये बाकी जितनी कंट्रीज हैं पूरी एक मैप के अंदर। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि कैसे ये वल्नरेबल हैं, मोस्ट अफेक्टेड हैं इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। हमने इसकी काजेज़ देख ली, हमने इसके इफ़ेक्ट्स देख लिए, हमने इसके मेजर कंट्रीब्यूटर और इस मसले की बुनियादी वजूहत देख ली कि चाइना, यूएसए और मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ का क्या रोल है। फिर हमने इसके इम्पैक्ट्स में ये देख लिया कि मोस्ट वल्नरेबल, मोस्ट इफेक्टेड कंट्रीज़ कौन से हैं। अब हम देख लेते हैं इस मसले को, आज दुनिया इस क्लाइमेट चेंज को एक वन ऑफ द मेजर इशू ऑफ द वर्ल्ड, इशू ऑफ द यानी टुडे के तौर पे देखती है। तो इस मसले के हल के लिए दुनिया ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं और क्या मेजर्स लिए गए हैं, अब हम वो देख लेते हैं। आपने ये भी बड़े गौर से समझना है, क्योंकि जो करंट अफेयर के अंदर और जो पाकिस्तान अफेयर है, इवन ऐसे के अंदर भी चीज़ें आती हैं, तो जो मोस्ट रिसेंट मेजर्स या डेवलपमेंट्स या डिसीजंस लिए गए हैं उसके साथ लिंक करके इन मसलों को पूछा जाता है। ठीक है। तो जो वन ऑफ द मेजर जो एक फ्रेमवर्क है वो है यूनाइटेड नेशन का यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसके अंदर इट्स अ एग्रीमेंट बिटवीन 198 पार्टीज, 197 जो है स्टेट्स हैं, और फिर यूरोपीय यूनियन भी इसमें लिंक्ड है। द एग्रीमेंट इज टू स्टेबलाइज greenhouse concentration at a level that would prevent dangerous uh, anthropogenic जो interference with the climate system. The UNFCCC is an umbrella agreement, which means other binding decisions are made and implemented underneath it. This includes the Paris Agreement. तो जो ये एक UNFCCC है ना, इसके अंडर ही कॉप जो हम हर साल देखते हैं होती हैं, वो भी मैं बताता हूँ क्या है। और जो एक सबसे मेजर एक पेरिस एग्रीमेंट है इस मसले के हवाले से, वो भी इसी प्लेटफॉर्म के अंडर हुआ है बैक इन 2015। तो ये आपने याद रखना है कि ये सबसे एक मेजर एक कह सकते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रेमवर्क है क्लाइमेट चेंज के मसले को देखने के लिए। पेरिस एग्रीमेंट इस कंटेक्स्ट में सबसे इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट है जो कि इस मसले को लेकर दुनिया का हुआ है। द पेरिस एग्रीमेंट इज अ लीगली binding international treaty on the climate change. It was adopted by 196 parties at the United Nations Climate Change Conference in Paris, France on 12 December 2015. It entered into force on 4 November 2016. अच्छा, यहाँ पे इसकी आपने पहले जो मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशन का जो फ्रेमवर्क है उसके जो मोटो है उसको भी देख लेना है। और फिर आपने इस पेरिस एग्रीमेंट की जो एक मेन गोल है इसको भी देख लेना है, और वो क्या है, द इंक्रीज इन द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टू well below 2 degree centigrade above pre-industrial levels, and pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5 degree above pre-industrial level. However, in the recent year, world leaders have stressed the need to limit global warming to 1.5 degree by end of this century.
तो इनका क्या है सबसे मेजर गोल, कि जो टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है इसको 1.5 डिग्री तक ही लिमिटेड रखना है, और ऐसे मेजर्स लेने हैं कि जिससे कम से कम जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशंस हो, और ये टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल हो, और आने वाले टाइम में जो है क्लाइमेट चेंज को हम काउंटर कर सकें। और to limit global warming to 1.5 degree, greenhouse gas emissions must peak before 2025 at least, and at the latest, and the decline 43% by 2030। तो हम अगर अपनी जो ग्लोबल गैसेस की इमिशंस हैं इनको 43% इसमें डिक्लाइन लाएंगे, तो ये जो है अचीवमेंट होगी कि हम इस जो टेम्परेचर इंक्रीज है इसको 1.5 डिग्री तक लिमिट कर सकेंगे। ठीक है जी। द पेरिस एग्रीमेंट। The, the Paris Agreement is a landmark in the multilateral climate change processes because, for the first time, a binding agreement brings all nations together to combat climate change and adapt to its effects। ठीक है जी। तो पेरिस एग्रीमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद कर लेना है, इसको आपने स्टडी भी कर लेना है कि इसमें क्या क्या फर्दर हुआ था। फिर हम देखते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट के नतीजे में एक क्या फ्रेमवर्क जो है वो डिज़ाइन किया गया। तो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट रिक्वायर्स इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द बेस्ट अवेलेबल साइंस। द पेरिस एग्रीमेंट्स वर्क ऑन अ 5 ईयर साइकिल ऑफ इंक्रीजिंगली एम्बिशियस क्लाइमेट एक्शन। ठीक है जी। और इसका एक आप कह सकते हैं कि 5 ईयर प्लान भी है, और since 2020 countries have been submitting their national climate action plan। तो इसमें जो जितने सिग्नेटरीज हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, उनको एक एक टारगेट्स भी दिए गए हैं, और उनका एक क्लाइमेट को एक उनका जो एक नेशनल एक्शन प्लान है वो भी हर कंट्री उस पर बाउंड है कि वो हर साल उसको ना सिर्फ आप कह सकते हैं कि सबमिट कराए, बल्कि ऐसे एक्शंस भी ले कि अगर उस कंट्रीज में जो 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 कार्बन गैसेस की इमिशंस हैं उनको कैसे कंट्रोल करने के लिए क्या काम किए जा रहे हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसके लिए कौन से प्रोजेक्ट है डेवलप किए जा रहे हैं, और जो फॉसल फ्यूल की प्रोडक्शन है उसको ग्रेजुअली कैसे कम करने के प्लान्स और इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है। तो ये भी पेरिस एग्रीमेंट के नतीजे में हर कंट्री को बाउंड किया गया है। रिकॉग्नाइजिंग दैट एक्सेलरेटेड action is required to limit global warming to 1.5 degree. The COP27 covered decisions request parties to revisit and strengthen the 2030 targets in their national determined contribution to align with the Paris Agreement temperature goal by the end of 2023। ठीक है जी। तो अल्टीमेटली आप इसको यानी एक ओवरव्यू में देखें, सबका टारगेट क्या है कि उन्हें अचीव करना है 1.5 डिग्री जो है उससे ज़्यादा एक्सीड ना करे ये टेम्परेचर। और उस फिगर को मीट करने के लिए हर कंट्री के को बाउंड किया गया है किसके साथ, कि वो हर ईयर अपना एक जो क्लाइमेट एक्शन प्लान है उसको तरतीब दें और उसको इम्प्लीमेंट करें। तो ये सारा पेरिस एग्रीमेंट के नतीजे में भी हो रहा है। फिर जो इस एग्रीमेंट के नतीजे में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो फाइनेंशियली टेक्निकली और कैपेसिटी बिल्डिंग में, जैसे मिसाल के तौर पे कोई ऐसा डेवलपिंग कंट्रीज है जहाँ पे फॉसल फ्यूल की कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स पे वो कैसे आएगा, और वो कैसे कंट्रीब्यूट करेगा इस मसले के हल के लिए। तो उसको रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बिल्ड करने के लिए, डेवलप करने के लिए, मैकेनिज्म को डेवलप करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट और कैपेसिटी बिल्डिंग की सपोर्ट भी मुहैया किए जाने का प्लान भी है और की भी जा रही है। तो इसमें मल्टीपल डोमेन्स में पेरिस एग्रीमेंट का जो इम्पैक्ट है इस मसले को लेकर। फिर हम मजीद अगर देखें कि ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, ना सिर्फ नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज भी हैं पेरिस एग्रीमेंट के अंडर, और इसको भी आपने स्टडी कर लेना है। अब हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हर साल होती है वो है कॉप की। कॉप क्या है? COP कॉप स्टैंड्स फॉर द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज एंड इट ऑफन रेफर्स टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अच्छा, आपने हर साल देखा होगा ना कि जैसे यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का एक सेशन हो रहा है,
तो जिस तरह से यूनाइटेड नेशन का एक वास्ट एक उसकी एक डोमेन है जिसमें वो मल्टीपल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में, एम्प्लॉयमेंट के एस्पेक्ट में, पोवर्टी के एस्पेक्ट में, ह्यूमन राइट के एस्पेक्ट में और क्लाइमेट के एस्पेक्ट में और मल्टीपल यानी रिफ्यूजीज के एस्पेक्ट में काम करते हैं। इसी तरह से हर साल पेरिस एग्रीमेंट के अंदर भी एक जो है वो ग्लोबली मीटअप होता है सीओपी की फॉर्म में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की फॉर्म में। और उसमें जो है कंट्रीज जो है आके कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये क्या सीओपी क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP is the main decision making body of the UNFCCC. It includes representatives of all the parties, countries that have agreed to participate in and be bounded by the UNFCCC. The UNFCCC COP takes place every year and is an opportunity to negotiate new measures and review parties' progress against the overall goal of the UNFCCC to limit climate change. Generally, each COP agrees a statement or a binding agreement which is publicly released at the end of the conference. At COP 28 in 2023, the parties agreed the UN consensus. ठीक है जी। अच्छा जी, हमने कॉप को देख लिया ये क्या है। और फिर हम देखते हैं कि अब कॉप में आता कौन कौन है। तो 198 जो पार्टीज हैं और 5 रीजनल जो ग्रुप्स हैं उसके तमाम मेंबर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, इंक्लूडिंग अफ्रीका, एशिया, ईस्टर्न यूरोप, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन, वेस्टर्न यूरोप एंड दी अदर स्टेट्स। ठीक है जी। तो ये रही कॉप के अंदर पार्टिसिपेशन। फिर हम देखते हैं कि कॉप में होता क्या है स्पेसिफिकली। नेगोशिएशंस होती हैं, डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, कंसर्न शो किए जाते हैं इफेक्टेड कंट्रीज की तरफ से भी, एम्स शो किए जाते हैं डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से भी। और फिर तमाम कंसेंसस, डिस्कशंस, मसाइल, इश्यूज, डिमांड्स और एम्स की बेस पे अल्टीमेटली हर साल कॉप के अंदर कोई ना कोई एक डेवलपमेंट की जाती है कि कैसे इस क्लाइमेट चेंज के अंदर क्या उनकी प्रोग्रेस है VN 2030 को लेकर, VN 2050 को लेकर। और पास्ट में जो पेरिस एग्रीमेंट में जो टारगेट सेट किए गए उसकी क्या प्रोग्रेस हुई है उसको भी मेजर किया जाता है। और ये तमाम चीज़ें इस कॉप के सेशन के अंदर होती हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। अब हम देखते हैं कि ये कॉप होती कब कब है। तो ये भी आपने याद रखना है कि हर साल सेशन होता है। और 2021 में यूके के अंदर ये सेशन हुआ था। 2022 में COP 27 हुई थी शर्म अल शेख इजिप्ट में। और 28 जो COP 28 हुई थी दुबई में 2023 में। और जो 2024 की COP 29 है वो बाकू अजरबैजान में होने जा रही है। तो ये आपने चूंकि ये आई गेस नेक्स्ट मंथ है या इसी मंथ में है, इसी मंथ में आई बिलीव। तो आपने अप टू डेटेड रहना है COP 29 के साथ भी, क्योंकि इसमें से लाजमन आपको COP 29 के अंदर जो डेवलपमेंट्स होंगी, जो लास्ट टाइम COP 28 के अंदर जो जो चीज़ें डिसाइड की गई थी उसकी भी असेसमेंट जब की जाएगी, उसकी बेस पे जो डिसीजन इस कॉप के अंदर लिए जाएंगे उसको देखते हुए लाजमी सवाल आएगा। पाकिस्तान अफेयर के एस्पेक्ट में भी आ सकता है, करंट अफेयर के एस्पेक्ट में भी आ सकता है और ऐसे के एस्पेक्ट में भी आ सकता है। तो आपने करंट अफेयर के एस्पेक्ट में स्पेशली इस COP 29 को लाजमन जो है वो देखना है कि इसमें क्या डेवलपमेंट्स हुई है और क्या प्रोग्रेस हुई है और क्या लास्ट ईयर के क्या जो है वो असेसमेंट हुई है, वैल्यूएशन हुई है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो लास्ट COP 28 थी उसके अंदर क्या डेवलपमेंट थी। एट COP 28 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम नियरली 200 कंट्रीज एग्री टू अ लैंडमार्क डील टू स्टार्ट ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है जी। तो उसमें अगेन इन्होंने ये नहीं एक आप कह सकते हैं कि अज़म दोहराया है कि हम जो है फॉसिल फ्यूल का यूज़ जो है कम से कम करेंगे। This was the first time fossil fuels were expressly mentioned in UNFCCC COP decision. More than 100 countries had called for an agreement to phase out all oil, gas, and coal use, or instead the summit agreed to transitioning away from the fossil fuel energy system in a just, orderly, equitable manner. On day one of COP 28, countries agreed to found and operationalize the landmark loss and damage fund originally agreed at COP 27। तो ये लॉस एंड डैमेज फंड जो है ये
बाद में आपको बताऊंगी, इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा इनिशिएटिव था इस फंड के बनाने में और इस फंड को ऑपरेशनलाइज कराने में। तो इसको मैं पाकिस्तान के एस्पेक्ट में जब इस टॉपिक को कवर करूंगा तो वहां पे मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन COP 28 के अंदर जो लास्ट ईयर हुई, उसके अंदर इस फंड को, जो फंड पहले बना दिया गया था, इसको, इसमें फंड को रिलीज करने के लिए और ऑपरेशनलाइज करने के लिए जो है मजीद डेवलपमेंट हुई है। और ये फंड जो है वो ऑब्वियसली ऐसे कंट्रीज जो कि इस मसले की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हैं, और उनकी वजह से ये मसला नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान है, लेस देन 1% पाकिस्तान का शेयर है इस क्लाइमेट चेंज के होने में। लेकिन टॉप 10 में आता है कि जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। तो ये एक ऐसा मसला हुआ ना कि जो मसला किसी और ने पैदा किया और आके जो है जो नुकसान है वो किसी और का हुआ है। तो पाकिस्तान की एग्जांपल इसमें ऐसे ही है। तो ऐसे कंट्रीज़ के लिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो इफेक्टेड कंट्रीज़ हैं, उसके लिए ये फंड बनाया गया है और इस फंड को अब रिलीज़ किया जा रहा है वहाँ पे लॉसेस जो हुए हैं, जो डैमेजेस हुए हैं, उनको ओवरकम करने के लिए। और उनको वहाँ पे फ्लड्स के नतीजे में, जैसे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा एक मैस मोबिलाइजेशन हुई है, माइग्रेशन हुई है और डैमेजेस हुए हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है, फंड की ज़रूरत है। तो इस तरह के फंड को ऑप्शनलाइज करने का जो है वो आप कह सकते हैं एक एक अज़म दोहराया गया है कि इसको अब जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है जी। तो ये था लॉस एंड डैमेजेस, यानी उसको ऑप्शनलाइज करना सबसे मेजर जो है वो क्लॉज है COP 28 का। अच्छा जी। हाँ, अब तक यानी क्या अचीव हुआ है क्लाइमेट चेंज को लेकर, दुनिया ने क्या अचीव किया है? Although climate change action needs to be massively increased to achieve the goals of the Paris Agreement, the years since its entry into force have already sparked low carbon solutions in new markets. More and more countries, regions, cities, and companies are establishing carbon neutrality targets. Zero carbon solutions are becoming competitive across economic sectors, representing 25% of emissions. This trend is most noticeable in the power and transport sectors and has created many new business opportunities for early early movers. By 2030, zero carbon solutions would be competitive in sectors representing our 70% of global emissions. तो यहाँ पे आप अगर इसको इस तरह से देखें कि जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंसेप्ट डेवलप हुआ है, बहुत सी कंट्रीज इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो उसमें सोलर को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर भी जो है इम्पोर्टेंस दी जा रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जो एक फॉसिल फ्यूल के का जो एक डिक्लाइन आया है कि कम से कम इसकी जो है यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो ये सारे जो डिक्लाइन हैं, न्यू कंसेप्ट हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के लिए जो एक्शंस डिफाइन किए गए कि ये लिए जाने चाहिए पेरिस एग्रीमेंट के फॉर्म में, तो ये इसका नतीजा है। तो ये था हमारा आज का सेशन क्लाइमेट चेंज को लेकर। इसके हवाले से मैंने डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी बहुत सारे शेयर किए हुए हैं। 2 से 3 जो एक इम्पोर्टेंट नोट्स मेरे पास हैं, रीडिंग मटेरियल इस टॉपिक के हवाले से, वो मैं आपको भेजूंगा, आपने इसको भी स्टडी कर लेना है। तो आई बिलीव कि आप इस मसले को एज एन इशू, एज इन एग्जाम परस्पेक्टिव अच्छे से समझ पाएंगे। और पाकिस्तान के एस्पेक्ट में इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसको परसों या कल इंशाल्लाह हम एक सेशन रखेंगे। तो हम पाकिस्तान के एस्पेक्ट में भी इसको बड़ा डीपली देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के एस्पेक्ट में भी इम्कान है कि इस सवाल को पूछा जा सकता है। सो ये रहा आज का लेक्चर। अब आप पूछ सकते हैं सवालात कोई भी हों इस टॉपिक के हवाले से, और जनरल एस्पेक्ट में ऐसे के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डिस्कस नहीं किया, उनका क्या रोल है? वो तो माजी में इस तरह कोई क्वेश्चन भी आए हैं। हाँ, क्योटो और क्रिप्टो को आप देखेंगे ना तो वो आपके एफपीएससी के सिलेबस में भी दिए हुए हैं, लेकिन मैंने उसको डिस्कस इस वजह से नहीं किया क्योंकि वो आप देख सकते हैं कि जब यानी 2000 और उस वक्त की ये सारे एग्रीमेंट्स हैं या उससे पहले के, तो उनका आज के जो आप अगर पास्ट पेपर भी उठा के देखें ना, तो जो मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट्स होती हैं कॉप के अंदर, तो यहाँ से चीज़ों को रिलेट करके सवालात पूछे जाते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप उसको जस्ट स्टडी कर लें कि वहाँ पे क्या, क्योंकि वो बेसिक हैं।
वहां से ये सारी चीजें डेवलप हुई हैं। आप उसको जस्ट एक पढ़ लें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव में जो पेरिस एग्रीमेंट है और जो इस तरह की चीजें हैं ना, जो लेटेस्ट कॉप के सेशंस हैं और इनके जो आउटकम्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इस वजह से उनको डिस्कस नहीं किया, क्योंकि उसको आप जस्ट स्टडी कर लेंगे ना, वहां पे क्या क्या तय हुआ था, क्या क्या वहां पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी, तो दैट्स मोर देन इनफ। जो रिसेंट मयर्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, इनको आपने देखना है। तो ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और मैंने बतानी थी, आपके सवाल से मुझे याद आ गई कि कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं या स्पीचेस हैं, स्पेशली बराक ओबामा की है, उसमें बाइडन की भी है, उसमें जो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी भी है, और इसके अलावा कुछ और वेल रेप्यूटेड जो यूनाइटेड नेशन के कुछ यानी जो कह सकते हैं स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर सेइंग्स हैं या एड्रेसेस हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपने वो भी लाजमी पढ़ने हैं। उससे आपको क्या होगा कि आप उसको कोड भी कर सकते हैं और फिर इस मसले को मजीद आप अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो ये आपने मुझे अताउल्ला याद करवाना है। मैंने आपके साथ पीडीएफ की फॉर्म में या एक लिंक की फॉर्म में ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप वो भी पढ़ लें और याद कर लें, और स्पेशली बाराक ओबामा की इसके पे बड़ी अच्छी जो है स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है। श्योर सर, श्योर सर। और इसके अलावा जो मैंने पहले आपको डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, आपने वो स्टडी किए थे? जी जी सर, अभी तक कंटिन्यूड है, प्रिंट निकलवाइए और प्रिंट करके पढ़ता हूँ। अच्छा, नहीं, क्लाइमेट चेंज के जो भेजे थे स्पेशली। यस सर। ठीक है। उससे ज़्यादा आपकी तरफ से कोई सवाल हो आज के इस लेक्चर के हवाले से? नो सर, ओके है। चलें। तो जो भी सेशन होता है ना, जो भी लेक्चर कहीं पे भी आप फिजिकल क्लास भी कहीं पे लें, तो एक्चुअल नॉलेज एग्जाम के पर्सपेक्टिव में आपका स्टडी सेट बिल्ड होता है। जो लेक्चर होता है उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, आप उस मसले को समझते हैं, आपका एक आप कह सकते हैं ना कि एक नॉलेज बिल्ड होता है। लेकिन एग्जाम के लिए आपको डेटा भी चाहिए, एग्जाम के लिए आपको स्टैट्स भी चाहिए, एग्जाम के लिए आपको लिंकेज ऑफ इंफॉर्मेशन भी चाहिए। तो आपने ठीक है मसले को समझ लिया है एक सेशन के अंदर, लेकिन आपको असल फायदा इसकी रीडिंग से होगा। तो आप लेक्चर से पहले भी और लेक्चर के बाद भी रीडिंग जरूर किया करें। ठीक है। तो लेक्चर का मकसद होता है अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराना। तो ये ऐसा नहीं है कि आप समझेंगे बस ये हो गया और बस एग्जाम ओके, के अंदर थैंक चले यू जाएंगे, सर। क्योंकि एग्जाम में आप ओके सर। जेनेरिक वे में चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करते। ठीक है। चलें जी, आज आज का सेशन हम एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के एस्पेक्ट में इस क्लाइमेट चेंज को देखेंगे, और अब तक हमने 6 से 7 मेजर थीम्स को देख लिया है और कवर कर लिया है। और अगर किसी ने कोई चीज़ मिस की है तो आप हमें कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सी यू नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।